सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, इन्फोसिस ने चौथी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। इन्फोसिस के नतीजे अनुमान से कमजोर रहे हैं। कंपनी का मुनाफा तो बढ़ा है लेकिन आय घटी है। कैसे हैं इन्फोसिस के नतीजे, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं जियोजित इन्वेस्टमेंट के गौरांग शाह। तो गौरांग, आपको कैसे लगे हैं कंपनी के नंबर्स? बहुत बहुत धन्यवाद मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सभी को प्रणाम और शुभ संध्या हमारे तरफ से। तो जैसे आप अभी बता रहे थे और मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सुन रहा था मैनेजमेंट को, और ऐतिहासिक स्तर पर अगर आप देखने जाए तो चौथी तिमाही के नतीजे जो आईटी क्षेत्र होते हैं तो वो थोड़े बहुत कमजोरी होते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत जो अनुमान था उससे नीचे आए हैं आंकड़े। और जो आगे जा करके कारोबार की जो इन्होंने टिप्पणी दी है वो थोड़ी बहुत कॉशियस इसलिए क्योंकि जो परिस्थिति अमेरिका में हो रही है और निर्भरता जिस प्रकार की आईटी कंपनियों की अमेरिका में है, खास करके आय और मुनाफे को लेकर के, तो उसकी वजह से मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत कॉशियस अप्रोच ये नए वित्तीय वर्ष में इन्होंने रखा है। मैं इतना बिल्कुल कहूंगा कि शायद इन आंकड़ों को देख करके जब सोमवार को हम लौट करके आएंगे कामकाज में तो थोड़ा बहुत दबाव दिख सकता है, लेकिन डिस्क्लोजर भी देना अनिवार्य होगा। अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो आज के तारीख में हमारी निवेश करने की राय है इन्फोसिस में। मैं बात कर रहा हूँ लंबी अवधि के लिए, यानी कि 12 महीने, साल, 1.5 साल के समय सीमा से। जी, तो गौरांग, इन्फोसिस के लिए तो सारी बातचीत आपने बता दी, क्योंकि ये बड़ी कंपनी है और आईटी के लिए एक तरह से गाइडेंस का भी काम करती है। क्या और जो नतीजे इस रिजल्ट सीजन में हमें देखने लगभग इसी लाइन पे आते हुए दिखाई देंगे जहां तक आईटी कंपनीज की बात है, क्योंकि इस वक्त उन पे नजर सबसे ज्यादा? टीसीएस के तो देख लिए, विप्रो के देख लिए, विप्रो में निराशा थी, इन्फोसिस में इतना उत्साह नहीं था। बाकी रहे दो दिग्गज कंपनी एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा। एचसीएल टेक मेरे ख्याल से आप ऐतिहासिक तौर पर जाए तो सभी दिग्गज आईटी कंपनियों की तुलना में थोड़े बहुत बेहतर आंकड़े हो सकते हैं। टेक महिंद्रा का मिला जुला सा रुझान रहेगा, ऐसा हमारा अनुमान है। लेकिन कुछ छोटी और मझौली जो आईटी क्षेत्र की कंपनी है वहां पर मैं उम्मीद लेकर चल रहा हूँ कि शायद थोड़े बहुत बेहतर नतीजे आ सकते हैं। जी गौरांग, बहुत शुक्रिया इस एनालिसिस के लिए। तो गौरांग का कहना कि सोमवार को थोड़ा बहुत जब खुले दबाव दिख सकता है यहाँ पर, लेकिन फिलहाल मिले जुले नतीजे यहाँ पर इन्फोसिस की तरफ से। तो आइए सुनते हैं इन्फोसिस के सीईओ सलील पारेख ने गाइडेंस को लेकर और क्या कहा। Based on what we see in the environment today and building on our large deal wins in the past quarters, our guidance for growth in financial year 2026 is 0% to 3% in constant currency terms. The environment is uncertain and we will execute our plans with agility while keeping a close watch on changes. Our margin guidance for the financial year 2026 is at 20% to 22%. अब बाजार की नजर शनिवार को आने वाले नतीजों पर होगी। शनिवार को एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे आने हैं। कैसे रह सकते हैं नतीजे, डिटेल्स लेते हैं अपनी सहयोगी दीपाली राणा से और मिताली जैन से। दीपाली, पहले आपके पास एचडीएफसी बैंक, किस तरह की उम्मीद लगाई जा सकती है इस बार नतीजों से? दोनों ही बैंक से नंबर्स अच्छे एक्सपेक्टेड हैं। हालांकि आईसीआईसीआई बैंक आउट परफॉर्म करेगा नंबर्स के मामले में। एचडीएफसी बैंक की स्टेडी परफॉर्मेंस रह सकती है, ऑल्दो कुछ एक पैरामीटर्स पर नंबर्स डेफिनेटली क्लोजली वॉच किए जाएंगे। पहले नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो अनुमान यह है कि सालाना आधार पर 7-7.5% की ग्रोथ रह सकती है और 31,100 करोड़ के आसपास ये आंकड़ा आ सकता है। मुनाफे में भी 3-3.25% की ग्रोथ वाई बेसिस पे। हालांकि जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन हैं वो 3.5% के आसपास रहेंगे वर्सेस 3.4%। अब इम्पॉर्टेंट ये रहेगा कि इस क्वार्टर में जो स्लिपेजेस रहेंगे बैंक के वो थोड़े से कम होकर आ सकते हैं और ये स्लिपेजेस में डिक्लाइन रहेगा किसान क्रेडिट कार्ड सेगमेंट की वजह से। साथ ही जो नेट एनपीए है वो 0.47% के आसपास रहने की प्रोबेबिलिटी है वर्सेस 0.46% Q1Q, तो स्टेबल रह सकते हैं, फ्लैटिश टोन पर आ सकते हैं नेट एनपीए। मार्जिन्स भी ब्रॉडली फ्लैट रहने की अनुमान लगाया जा रहा है क्योंकि फंडिंग कॉस्ट जो रही है बैंक की वो हायर साइड पर रही है। लोन ग्रोथ भी में बहुत ज़्यादा फायरवर्क्स तो नहीं, बट जो प्रीवियस ग्रोथ थी वो बैंक मेंटेन कर सकता है। लेकिन इस बार के अर्निंग्स के साथ साथ मैनेजमेंट की कमेंट्री इंपॉर्टेंट रहेगी, स्पेशली जो बैंक का क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो है यानी सीडी रेशियो को लेकर, क्योंकि इसकी काफ़ी चर्चा हुई थी जब एचडीएफसी बैंक का एचडीएफसी लिमिटेड के साथ मर्जर हुआ था, तो वहाँ पर क्या इम्पैक्ट आ रहा है वो इंपॉर्टेंट रहेगा। मार्जिन्स का आगे ट्रेंड कैसे रह सकता है और आगे के लिए ओवरऑल ग्रोथ गाइडेंस। लेकिन एचडीएफसी बैंक के मुकाबले आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स कंपैरेटिवली ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एक्सपेक्टेड है।
चलिए तो वो भी देख लेते हैं। हमारे साथ मिताली भी हैं। तो मिताली, दीपाली का कहना है कि एचडीएफसी बैंक के मुकाबले आईसीआईसी बैंक के नतीजे से ज्यादा उत्साहित करने वाले हों। जी, तो आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट्स इस बार अच्छे आने की उम्मीद जताई है स्ट्रीट पर। नेट इंटरेस्ट इनकम में 9% का इजाफा देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 16% की यहाँ पे ग्रोथ देखने की उम्मीद है। नेट प्रॉफिट का आंकड़ा 12,190 करोड़ के आसपास का देख सकते हैं 14% की ग्रोथ के साथ। साथ ही लोन ग्रोथ 15% और डिपॉजिट ग्रोथ में 11% की ग्रोथ के अनुमान यहाँ पे स्ट्रीट ने लगाए हैं। लोन ग्रोथ बढ़ने के कारण और डिपॉजिट ग्रोथ बढ़ने के कारण बिजनेस ग्रोथ Q4 में मजबूत बन सकती है। एसेट क्वालिटी में भी लगातार सुधार देखने को मिल रहा है, जो इस क्वार्टर में भी जारी रहने की संभावना यहाँ पे जताई गई है। साथ ही मार्जिन में भी बेहतर होने की संभावना है, जिससे प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे इंप्रूव होती नजर आएगी। इसके अलावा क्रेडिट कॉस्ट में कमी और कॉस्ट रेशियो का स्टेबल रहना भी बैंक्स के लिए एक पॉजिटिव फैक्टर हो सकता है। क्वार्टरली बेसिस पे नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी यहाँ पे सुधरते हुए नजर आ सकते हैं। इसके अलावा बॉन्ड यील्ड के गिरने से बैंक्स को ट्रेडिंग गेन्स भी मिलने के यहाँ पे आसार है, जो कि उनकी अर्निंग्स के लिए एक अच्छा सपोर्ट का काम मिलेगा। तो स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस तो यही है कि आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे इस बार अच्छे आने वाले हैं। चलिए जी, बढ़िया बात है। आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे अच्छे आ सकते हैं, ऐसी उम्मीद है। एचडीएफसी बैंक के भी नतीजे, दोनों बड़े नतीजे होंगे शनिवार के दिन, और सीएनबीसी आवाज पर आपको इनकी कवरेज मिलेगी और इनका डिटेल मिलेगा। इधर निफ्टी वीकली एक्सपायरी पर बाजार का जोश आज डबल हाई रहा। बाजार ने तेजी का चौका लगाया। सेंसेक्स निफ्टी करीब 2% तक की तेजी के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 1509 पॉइंट चढ़ा और 78,553 पर, तो निफ्टी 414 पॉइंट चढ़कर 23,852 पर बंद हुआ है। निफ्टी बैंक में भी जोरदार तेजी रही है। आज के बाजार में निफ्टी बैंक ने करीब 2% से ज्यादा की बढ़त हासिल की। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स ने भी अच्छी खासी तेजी दिखाई। सेक्टर वाइज बात करें तो आईटी को छोड़कर सभी सेक्टर इंडेक्स आज बढ़त पर बंद हुए हैं। इसमें बैंकिंग, इंफ्रा, तेल गैस ये शामिल रहे। साथ ही फार्मा, एनर्जी और ऑटो इंडेक्स में भी आज हरा निशान लगा। बाजार में थोड़ी राहत देखने को मिल सकती है। इस राहत की वजह क्या है, इसका डिकोड किया है इंडस्ट्री एक्सपर्ट सुनील सुब्रमण्यम ने। सुनील सुब्रमण्यम के मुताबिक अब भारत को लेकर एफआईआईज का आउटलुक बदलेगा। बैड न्यूज हो तो वो सर्टेनिटी बैड न्यूज, कितना बैड, कितना खराब, किसके लिए खराब, अगर ये क्लैरिटी मिलती है तो मार्केट अपने आप को एडजस्ट कर लेती है। तो पहली चीज है कि ये पॉज ही एक क्लैरिटी की चीज, यानी कि ट्रंप भी कुछ और वॉइसेस को सुनते हैं, खाली चाहे वो बॉन्ड मार्केट की वॉइस सुने, चाहे वो दूसरे देश के काउंटर अटैक की वॉइस सुने, जो भी है। तो एक चीज जो सामने आई है कि ट्रंप जो भी उन्होंने कहा उसी को इंप्लीमेंट नहीं करने वाले हैं। कुछ ना कुछ राहत होगा, अभी पॉज के जरिए होगा, कल इंडिविजुअल डील्स हर देश के साथ नेगोशिएट करके होगा। वो एक बात, ओवरऑल एक एफआईआई के मन में ये एक क्लैरिटी आ रही है। मैं रीजनेबल की टेरिटरी में लार्ज कैप को कहूंगा, मिड एंड स्मॉल कैप को अभी भी थोड़ी रीजनेबल से आगे हैं, क्योंकि उम्मीदें हैं कि मिड एंड स्मॉल कैप की अर्निंग्स बेहतर आएगी। तो क्या बाजार की सभी चिंताएं हो गई हैं दूर? एफआईआईज के आने के साथ बुल रन हो गया है शुरू, या बाजार को अभी और दम दिखाना है बाकी? आवाज अड्डा में आज इसी पर होगी चर्चा। न रुकेगा न झुकेगा, 7:57 पर आज का आवाज अड्डा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के 150 साल पूरे हो गए हैं और बीएसई गौरवशाली 150 सालों का जश्न मना रहा है। इस मौके पर मुंबई में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित आज किया गया है। इसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ साथ सेबी चेयरमैन तुहिन कांत पांडे भी शामिल हुए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पिछले वित्त वर्ष में डीआईआईज ने 6.1 लाख करोड़ का निवेश किया, जो एफपीआई से भी ज्यादा रहा। यह निवेश भारतीय निवेशकों की परिपक्वता को दर्शाता है। In the last financial year, DIIs, the domestic institutional investors, recorded total inflows of 6.1 lakh crore, far outpacing the 1.3 lakh crore net outflows from FPIs. This transition of DIIs from a supportive to a dominant force underlines the growing maturity and depth of India's capital market. And I think this happening in the 150th year of BSE marks a major profile, impact changing profile to the Indian stock markets.
बड़े कॉर्पोरेट्स में गवर्नेंस फेल्योर का असर बाजार पर पड़ सकता है, ये कहना है सेबी चेयरमैन तुहिन कांत पांडे का। सीआईआई कॉर्पोरेट गवर्नेंस समिट में बोलते हुए सेबी चेयरमैन ने कहा कि वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए ऐसे फेल्योर को रोकना जरूरी है। So governance failures in large corporates can have ripple effects across the market and economy. Preventing such failures is essential to maintaining financial stability. By mandating disclosures, board structures, and oversight mechanisms, we aim to create a self-regulating environment that encourages ethical and responsible corporate behavior. We are conscious that over-regulation can stifle growth and innovation. At the same time, too little regulations can also lead to decline in trust of stakeholders and adversely impact growth. Thus, there is a need for optimum regulation. Regulations need to be rationalized by removing what is no longer relevant and reducing overlaps. We need to move from a thinking of minimum compliance to maximum governance. Boards must rise above routine and ask difficult questions, and auditors and independent directors must act as gatekeepers of integrity.